प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देशवासियों से बड़ी और अहम अपील की गई है। उन्होंने देशवासियों से पेट्रोल और डीजल जैसे पेट्रोलियम उत्पादों का बहुत ही सोच समझकर और संयम के साथ इस्तेमाल करने को कहा है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश हित में लोगों को कम से कम 1 साल तक सोने के गहने ना खरीदने की अपील की है। पीएम मोदी ने साफ कहा कि इस संकट की घड़ी में देश का पैसा यानी कि विदेशी मुद्रा बचाना ही हमारी असली देशभक्ति है। वहीं पेट्रोलियम उत्पादों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत बहुत बड़ी मात्रा में पेट्रोल और डीजल बनाने वाला कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है और इसलिए पीएम मोदी ने नागरिकों से पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम से कम करने और जहां संभव हो सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की अपील की है। उन्होंने भरोसा जताया कि ऐसा करने से न केवल देश की विदेशी मुद्रा बचेगी बल्कि युद्ध के कारण पैदा हुए वैश्विक संकट का बुरा असर भी भारत पर बहुत कम पड़ेगा। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं। जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। तो जैसे कि आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देशवासियों से अपील की गई है कम से कम पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करें, क्योंकि आने वाले समय में स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर हो सकती है। और ये भी कहा कि हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर जोर देना चाहिए। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं सुनील अनीजा जी, विदेशी मामलों की जानकार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका MH1 न्यूज पर। नमस्कार जी। सुनील जी, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देशवासियों से अपील की गई है कि पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम से कम करें, 1 साल तक सोना ना खरीदे। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब भी हमारी सरकार का हमेशा एक ही प्रोटोकॉल रहा है कि हम अपनी देश की जनता को कम से कम रेट के अंदर उनकी बेसिक नीड्स को कंप्लीट कर सके। इसके अंदर पेट्रोकेमिकल्स आते हैं। पेट्रोकेमिकल्स के अंदर पेट्रोल, डीजल, लिक्विड एलपीजी, LNG, CNG सब तरह की गैसेस आती है। आप पीछे देखेंगे कि अभी डीजल के ऊपर गवर्नमेंट ने अपनी सब्सिडी का जो सब्सिडी है 10 रुपए जो थी, उन्होंने 10 रुपए गवर्नमेंट जो सब्सिडी है उन्होंने अपने मार्जिन को कम किया और आम पब्लिक के लिए 10 रुपए जो डीजल महंगा होना था उनको नहीं स्टेबल ही रखा है। आप देखेंगे कि अभी गैस को भी इन्होंने पूरी कोशिश की है कि गैस के रेट ना बढ़े, मगर नाना करते भी कमर्शियल रेट्स जो हैं, अभी 2000 का जो सिलेंडर था वो 3000 में कन्वर्ट हो चुका है 19 किलो वाला। तो आप देखेंगे कि महंगाई तो बढ़ने के ऊपर ही है, क्योंकि आप देखेंगे कि इस समय इंपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। जैसे आप मिडिल ईस्ट के अंदर देखेंगे, वहां पर क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं कंटिन्यूसली माइनस प्लस हो रहे हैं, कंटिन्यूसली 100 से ऊपर जा रहा है, तो बैरल पर $100 पर बैरल जा रहा है, प्लस जा रहा है, कभी वो डाउन जा रहा है। तो इससे फ्लक्चुएशन जो है, इससे कोई भी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं हो पा रही है। अब गवर्नमेंट अपने मार्जिन को भी कितने लेवल तक एक्सटेंड कर पाएगी? आप देखोगे पिछले 1 साल से हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे देश की गवर्नमेंट ने बिल्कुल ही स्टेबल किया हुआ। आप पेट्रोल के रेट देख लीजिए, आप डीजल के रेट देख लीजिए, बिल्कुल सेम है। जब आप अदर कंट्रीज से कंपेयर करेंगे तो वहां पर पाकिस्तान में देखिए कितना बढ़ गया। इवन आप फिलिस्तीन में देखिए,
और छोटी छोटी जो कंट्री है वहां पे तो नेशनल इमरजेंसी भी लागू हो गया, क्योंकि वो अपना जो इंटरनल जो कोटा होता है जो रिस्टोर करके रखते हैं कि कभी हमें जरूरत पड़ती है तो हम उसको यूज करेंगे, वो उसको यूज कर चुके हैं। बट हमारी बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर जो मोदी साहब ने, उनकी गवर्नमेंट है, इसको बड़े कंट्रोल मैनर में रखा हुआ है अभी तक। मगर आने वाले टाइम के अंदर इसको कितने लेवल तक कंट्रोल किया जा सकता है वो अकेली गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी। इस गवर्नमेंट का भी आम पब्लिक को साथ देना ही पड़ेगा। जहां तक बात रही सोना को ना जी खरीदने की, हमारी जो केमिकल आप देखेंगे कि आज के टाइम में हमारी जो करेंसी दो तरीके से चल रही है। एक हमारी गोल्ड के हिसाब से, एक हमारी पेट्रोकेमिकल के हिसाब से। पेट्रो आप करेंसी उसको बोल सकते हैं इनडायरेक्टली। जो हमारी गोल्ड के हिसाब से जो इंटरनेशनल मुद्रा चल रही है, गोल्ड अगर हमारा हम खरीदते जाएंगे अपने पर्सनल रखने लगे तो हमारी रुपए की कीमत कम हो सकती है। तो इसीलिए मोदी साहब का जो इन्होंने अभी एक प्रोटोकॉल बनाया है, सभी मिनिस्टर्स की एक लॉबी को अटैच किया है, क्योंकि वो एक चीज को बड़ा कंसीडर कर रहे हैं कि अगर वो पेट्रोल महंगा होता है, डीजल महंगा होता है या गैस महंगा होती है, इन दोनों में कोई भी चीज महंगी होती है तो आप देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट बढ़ जाएगा, डोमेस्टिक के अंदर जो कुकिंग है वो बढ़ जाएगी, कमर्शियल के अंदर कुकिंग बढ़ जाएगी। तो इससे बिल्कुल ही इफेक्ट पड़ने वाला है। लेबर क्लास की लेबर बढ़ने वाली है, आम पब्लिक की पॉकेट के ऊपर खर्चा बढ़ने वाला है। अगर वो खर्चा बढ़ेगा तो वो अल्टीमेटली कहाँ से उसको गवर्नमेंट उसको इनकम इतनी दे पाएगी? अगर वो सर्विस में है तो सेक्टर भी उसको कहाँ से दे पाएगा? नेचुरल सी बात है, सब तरह का व्यापार, सब तरह की जो लॉजिस्टिक चेन है, सब तरह की सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, सब जी तरह की फूड चेन मैनेजमेंट है, सब महंगी होने वाली है। तो इसको कंट्रोल मैनर में करने के लिए इंटरकनेक्टेड एक बॉडी बनाई गई है, जिसमें हर एक डिपार्टमेंट में अपने अपने व्यूज रखे जाएंगे आज। जी जी। तो सर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है इसको हम एज अ वार्निंग साइन के तौर पर ले सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो यहाँ पर अपील की गई है एक वार्निंग साइन है, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सिचुएशन और ज्यादा कहीं ना कहीं क्रिटिकल हो सकती है, तो सर इसको लेकर किस तरह की स्ट्रैटेजी अभी तक इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई है? क्या लगता है आपको आगामी दिनों में किस तरह की यहाँ पर प्लानिंग प्लॉटिंग की जानी चाहिए? आपको क्या लगता है? देखिए, जो अनुमान देखा जाए तो इस जो बजट के अंदर जो जी अब बजट पेश हुआ, इस बजट के अंदर ही महंगाई हो जानी थी। मगर इस बजट को बड़े कंट्रोल मैनर में रखा गया कि ताकि आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है कि ये हालात चेंज हो जाए। अगर मगर आप देखेंगे मिस्ट मिडल ईस्ट के अंदर अभी तक कोई हालात नॉर्मल होने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं। ये वो फ्लक्चुएशन की चल रहा है, वो फ्लक्चुएट हो रहा है। मगर गवर्नमेंट अपना घाटा कब तक देख पाएगी? क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है कि अगर गवर्नमेंट वीक होगी तो अदर डिपार्टमेंट्स भी वीक होने लग जाएंगे। तो इसलिए आप इसको वार्निंग के तौर पे देख सकते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर अगर हम जनता साथ नहीं देती तो आने वाले टाइम के अंदर हमारा जो देश की कंट्री की सिचुएशन है वो अदर कंट्रियों के साथ डिसेंबल करने लग जाएगी धीरे धीरे। आप ये नहीं कह सकते कि अदर कंट्रीज के अंदर 50% हाइक हुआ है तो हो सकता है हमारे कंट्री के अंदर 10% हाइक हो, 15% हाइक हो, बट हाइक होगा ही होगा अगर साथ ना दिया जाए। जी जी। लेकिन सर जैसे गोल्ड को लेकर पीएम मोदी की तरफ से अपील की है कि 1 साल तक सोना ना खरीदे, लेकिन जैसे कि वेडिंग सीजन आता है तो उसमें आमतौर पर सबसे ज्यादा परचेजिंग होती है, परचेजिंग पावर गोल्ड को लेकर सबसे ज्यादा है इंडियंस में। तो क्या आपको लगता है इस चीज को किसी भी तरीके से कम किया जा सकता है? जी देखिए, जहां तक बात गोल्ड की आती है, जी हमारी जो कंट्री है, एक समय था जब उसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, बिल्कुल। जहां पर सोने के बर्तन के अंदर भी खाया जाता था, सोने की लंका भी थी, सोने का सब कुछ सोने का होता था। आप भी देखो कि आज भी कितने मंदिरों में जाएंगे वहां पर भी इतनी भारी मात्रा में गोल्ड मिलेगा। आप सुनोगे जब हिस्ट्री में जाओगे कि इस राजा महाराजा के पास इतने टन गोल्ड होता था। तो ये हमारा एक कल्चर रहा है कि गोल्ड के अंदर हम एक दूसरे को एज गिफ्ट या एज एक टोकन ऑफ लव हम इसको अपने बच्चों को या अपने रिश्तेदारों को देते हैं। मगर जहां तक बात शादियों की आती है, जब जी हमारी देश के ऊपर कोई बात आती है तो एक ही धारणा होनी चाहिए, नेशन फर्स्ट ऑलवेज। देश हमेशा पहले है। क्योंकि आप देखोगे कि जब अंग्रेज यहाँ से गए थे तो अंग्रेज सोना सारा लूट कर चले गए थे, तब हमारे देश के पास जो एक सोने की चिड़िया कहलाता था उसके पास खाने का भी कुछ नहीं था। तब वहां पे हरित क्रांति भी लाई गई, दूध क्रांति का प्रोजेक्ट भी लाया गया, तब भी देश की जनता ने मिलकर साथ दिया था और तब जाकर हमारे देश की इकोनॉमी आज इतनी साउंड हो पाई है कि आज आने वाले टाइम में हम वर्ल्ड लीडर बनने जा रहे हैं।
तो आज अगर हमारे देश के ऊपर कोई बात है तो मेरा मानना ये है कि हमारी जनता को इसमें सहयोग करना चाहिए। और दूसरी बात, हमारे आम परिवार जितने भी आप देखेंगे कि चाहे वो लेबर क्लास है, चाहे वो जी। किसी भी तरह की बिजनेस क्लास है, तो गोल्ड उनका ट्रेडिशन है। चाहे किसी के घर में आधा ग्राम गोल्ड मिले, बट मिलेगा जरूर। ये ट्रेडिशन कभी रुक नहीं पाएगा। चाहे वो जो 1 तोला गोल्ड अपने बच्चे को देना चाहते थे, तो वो चाहे 1 ग्राम देगा, बट देगा ही देगा। आप इसकी क्वांटिटी वो कम हो सकती है, बट ये रुक नहीं पाएगा। जी जी सर, इंडियन मार्केट की अभी जो करंट सिचुएशन है इसे आप कैसे देखते हैं? इंडियन मार्केट की सिचुएशन को आप देखेंगे कि जो अभी आउटर के अंदर जो टैरिफ लगाए गए हैं, यूएस की तरफ से लगाया गया है, या फिर इंडियन मार्केट का जो आप इंपोर्ट देखेंगे कि इंपोर्ट में जो हमारी गैसेस 21 देशों से थी, आज 41 जी। देशों से हो गए। एक्सपोर्ट को देखेंगे, क्योंकि हमारी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट जो है टोटली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर टिकी हुई है। हम देखेंगे कि हमारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स एमएसएमई के बने हुए हैं। यूएसए के अंदर भी एमएसएमई के बहुत प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें क्या कि हर एक फर्म को इंडिपेंडेंट बनाना है, हर एक फर्म को, हर एक इंसान को, हर एक यहाँ के लोगों को अपना माल खुद प्रोड्यूस करना है और वो एक्सपोर्ट करना है। मगर मेन बात आती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर, इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर, एक्सपोर्ट ड्यूटी के ऊपर। जी। अगर वेस्ट इंडिया का मिडिल ईस्ट का ये संकट चलता रहा, तो आप देखेंगे कि तेल तो महंगा हो गया, चलो कि हमने बात एडजस्ट कर लिया, इंपोर्ट हमारा 21 की जगह 41 देशों में हो गया। मगर मेन बात यह कि उसी लॉजिस्टिक सेम चेन के ऊपर हम एक्सपोर्ट कैसे कर पाएंगे, पहली बात। अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो ड्यूटी लगती है, आप कभी भी देखेंगे कि किसी देश के अंदर जब राजनीतिक तौर के ऊपर उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी, तभी कोई कंपनी वहां पर जाकर पैसा अपना इन्वेस्ट करती है। आप देखेंगे कि मिडिल ईस्ट के अंदर 12 से 15-20 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। अब बड़े बड़े बिजनेसमैन पैसा अपना कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? जब वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो वहां पर किस तरीके से प्रोडक्शन हो पाएगी? जब प्रोडक्शन नहीं होगी तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसी कैसे हो पाएगी? इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो चार्जेस हैं वो कैसे फिक्स हो पाएंगे? तो ये एक बड़ा सोचने वाला बात है कि अब आने वाले समय के अंदर हम अपनी कंट्रीज को तो हम देख सकते हैं कि हम, ठीक है जी, हम अपनी इंपोर्ट पॉलिसी को स्टेबल कर सकते हैं, बट एक्सपोर्ट पॉलिसी को हम स्टेबल कैसे करेंगे जब हमारा माल खरीदने वाला ही बाहर स्टेबल नहीं होगा? ये बड़ा देखने वाली बात है। जी जी सर, अगर इन फ्यूचर सिचुएशन और ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है, हालांकि जो इंडियन गवर्नमेंट है उनकी तरफ से तो स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, प्लॉटिंग बैठकें भी की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके सिचुएशन अंडर कंट्रोल होती है, तो आने वाले समय में ऐसे कौन से मेजरली सेक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो सकते हैं? देखिए, सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाला है एनर्जी सेक्टर, क्योंकि हमारे पास अगर आप प्रोडक्शन देखेंगे जी। अगर आप अनाज की भी प्रोडक्शन देखेंगे तो पहले जो अनाज पैदा होता था वहां पर बैल लेकर भी या फिर पशुओं के द्वारा भी खेत को जोता जा सकता था। मगर आज के टाइम के अंदर देखोगे टोटली वो डिपेंड हो चुका है मशीनरीज के ऊपर, ट्रैक्टर के ऊपर। ट्रैक्टर किससे चलेगा? डीजल के ऊपर। तो तेल का तो फर्क रहने ही वाला है। अगर डीजल उनके पास कंट्रोल मैनर में नहीं होगा या डीजल किसानों को महंगा दिया जाएगा तो अनाज भी महंगा होने वाला है। या फिर कुछ एरिया ऐसे हैं, जैसे राजस्थान का आप एरिया देखिए जहां पर बहुत सिलेक्टेड अनाज पैदा होता है, तो उन लोगों के अंदर जब उनको बेनिफिट ही नहीं होगा तो वो कहाँ जाने वाला है? अगर ये आउट ऑफ स्टॉल कंडीशन होती है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाला है एनर्जी सेक्टर। उस एनर्जी सेक्टर का जिसमें आप डीजल भी ले सकते हैं, एलपीजी गैस भी ले सकते हैं, उन एनर्जी सेक्टर का भी हमारे पास एक लेवल तक तो अल्टरनेट है कि ठीक है जी, हम अपने देश की एक इकोनॉमी को स्टेबल तो जरूर कर पाएंगे, बट उसको लॉन्ग टर्म में बढ़ा नहीं पाएंगे। जी जी सर, परचेजिंग पावर की अगर हम लोग बात करते हैं तो मिडिल क्लास फैमिली की अगर बात करें या फिर अपर क्लास की बात करें तो काफ़ी मॉडरेट है कह सकते हैं, लेकिन बिलो द पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा दिक्कत आ सकती है आने वाले समय में। तो ऐसे में क्या कुछ सोल्यूशन हो सकता है आपके मुताबिक?
देखिए, आप बिलो पॉवर्टी की लाइन के हिसाब से अगर सोचते हैं हम, जी। तो आप देखिए कि अभी अभी हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एस्मा प्लस आईसीए लागू किया था, जिसके अंदर जितनी भी ब्लैक मार्केटिंग गैस की हो रही है, जितने भी एजेंसीज हैं, उनकी पूरी जांच की गई है, ब्लैक मार्केटिंग को टोटली रोका गया है। और उसके बाद भी हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक सर्वे किया है, जिसके साथ अर्बन प्लस रूरल दो तरह के उन्होंने यूजर बनाया। जो अर्बन यूजर है वो एक सिलेंडर पर फैमिली, जो रूरल है वो आधा सिलेंडर पर फैमिली के हिसाब से इन्होंने कैलकुलेट किया है। क्योंकि रूरल के अंदर आप देखेंगे कि गांव के अंदर लकड़ भी मिल जाती है, और जो उपले बनाए जाते हैं, जो उनके जिनको आप गोबर से उपले बनाए जाते हैं, उसको भी यूज करता है, हमारा रूरल का एरिया है। तो आप कुल मिलाकर लेकर चलिए कि बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं वो ज्यादातर मोस्टली आप हिस्सा देखेंगे कि जो रूरल के अंदर है वो तो ठीक से सरवाइव कर सकते हैं। जो अर्बन के अंदर है उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि अर्बन के अंदर उनकी उनको गैसें खरीदना भी मुश्किल हो जाएगा। जब बिलो पॉवर्टी लाइन है तो नेचुरल सी बात है, उनके पास पैसिव सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। बिल्कुल। वो किसी भी तरीके से पैसिव, तो उनके पास कोई किराया नहीं है, उनके पास कोई रहने का अपना घर ही नहीं है, तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं। तो इस बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर भी आने वाले समय के अंदर हमारी गवर्नमेंट एक स्पेशल प्रोविजन बना सकती है। वो उनको एक, क्योंकि आप देखेंगे कि 20 से 30% जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, उनको वो किसी भी तरीके से, चाहे उनको गैस के अंदर छूट दे, चाहे उनको किसी भी अल्टरनेट में छूट दे, चाहे वो उनको गैस के अल्टरनेट के अंदर कोई इलेक्ट्रिकल सामान दे, या फिर बिजली के अंदर कोई उनको सोलर की प्लेटें दे गिफ्ट में, ताकि वो आने वाले समय के अंदर उससे एटलीस्ट अपना खाना बना सके, अपनी वर्किंग कर सके, और अपने सर्वाइवल को एक स्टेबल मोड दे सके। जी जी सर, अगर करंट सिनेरियो की बात करते तो इस समय भारत के पास कितना विदेशी मुद्रा इस समय बचा हुआ है, क्या लगता है आपको, कितने दिनों का? देखिए, अगर हम करंट की बात करते हैं तो हमारे भारत के पास विदेशी मुद्रा की कमी नहीं है, बट एक वार्निंग साइन के ऊपर जरूर है। आप देख के चलिए कि किसी भी तरीके से हमारे रुपए की वैल्यू नहीं गिरी है, कहीं पे भी देखिए किसी भी तरीके से पिछले एक साल में हमारे रुपए की वैल्यू नहीं गिरी है। हमारे रुपए की वैल्यू लगभग लगभग सेम ही घूम रही है। अगर हमारी विदेशी मुद्रा के पास, अगर हमारे पास कमी होती तो हमारी रुपए की वैल्यू भी गिरनी शुरू हो जाती। नंबर सेकंड थिंग, आप किसी भी बैंक के अंदर चले जाइए, बैंक के अंदर आपको किसी भी तरह के कोई लोन के लिए मना नहीं किया जा रहा है। आज आप कभी भी चले जाइए लोन के लिए, हमारे अंदर मुद्रा की कमी नहीं है, बट ये जो आप मान सकते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट से हमारी गवर्नमेंट वार्निंग साइन पे है कि हमारी जो मुद्रा डिसइन्वेस्ट ना हो, वो सर्कल घूमता रहे। जी सर, अगर इन फ्यूचर सिचुएशन और ज्यादा क्रिटिकल होती है, ये महायुद्ध और भी ज्यादा गंभीर श्रेणी में चला जाता है, तो ऐसे में क्या लगता है आपको, भारत उस स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, सक्षम है, केपेबल है? जी देखिए, अगर ऐसी सिचुएशन फ्यूचर में बनने के चांसेस हमारे भारत के ऊपर आते हैं, तो देखिए हमारे भारत के अंदर आप पिछले समय के अंदर जाइए कि जब हमारा कोरोना का समय था, हमारे भारत के अंदर कोरोना जब इतनी बड़ी महामारी थी, तब भी हमारी मोदी गवर्नमेंट ने इतनी स्कीम्स चलाई गई थी। ठीक है, मंदी का दौर जरूर आया था, मगर हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने जो आम जनता है उसकी सेफ्टी स्टैंडर्ड के लिए बहुत वर्क किया था, और उन्होंने उस क्रिटिकल जोन से, उस क्रिटिकल समय से भी हमारी जनता को निकाला था। तो इस समय भी हमारी गवर्नमेंट जो है इसके लिए बेसिकली पूरे मेंटली प्रिपेयर है कि आने वाले समय में अगर ऐसा होता है तो व्हाट शुड बी डन और व्हाट विल बी हैपन। जी सर, वॉर का जॉब्स पर किस तरीके से असर पड़ेगा? देखिए, वॉर का जॉब से रिलेटेड है, नो डाउट, जॉब से इंटरकनेक्टेड सब कुछ है। क्योंकि आप देखेंगे कि जब आप इंटरनेशनल प्रोजेक्ट से, जिसके ऊपर हमारी कोई मल्टीनेशनल कंपनीज वर्क कर रही है, उस मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर आईटी सेक्टर लीजिए आप, पेट्रोलियम सेक्टर लीजिए आप, उस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लीजिए आप, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसी लीजिए, लॉजिस्टिक चेन का सेक्टर लीजिए, ड्राई पोर्ट लीजिए आप, जितने भी सी पोर्ट है उनको लीजिए आप, इन सब के ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि जब बिजनेस ही नहीं होगा, आउटर के प्रोजेक्ट्स ही नहीं होंगे, तो रिसेशन
आने के चांसेस है, कुछ ना कुछ परसेंट। पूरा टोटली हम नहीं कह सकते, क्योंकि एक मिडिल ईस्ट के अंदर कुछ कंट्रीज का एक सेक्टर फिक्स हो सकता है, मगर सारा सेक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पास पेट्रोकेमिकल है। जी। मगर फाइनेंस की बात करें या फिर किसी तरह फाइनेंशियल डील की बात करें, वो सबसे ज्यादा यूएस के पास है। तो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर बेशक रिसेशन कम हो, मगर उस सेक्टर का भी इफेक्ट सब इंटरकनेक्टेड है। जी, रिसेशन हो सकता है, बट जी। कुछ परसेंट। जी, तो मतलब कुछ परसेंट यहाँ पर रिसेशन हो सकते हैं जैसे कि आप बता रहे हैं, लेकिन सर एक चीज और है, लीस्ट इफेक्टिव सेक्टर्स कौन से हो सकते हैं जहां पर थोड़ी राहत मिल सकती है लोगों को? ये देखिए, लीस्ट इफेक्टिव जो सेक्टर्स होंगे वो हमेशा एफएमसीजी ही होगा, क्योंकि एफएमसीजी के अंदर दो तरीके से यूज हो रहा है कि कच्चा माल आ रहा है यहाँ पर, कोई अगर आलू आ रहा है, आलू का जी। अगर चिप्स बन के वो मल्टीनेशनल कंपनी हमारे को एक आलू 1 रुपए का जो आ रहा है 10 रुपए का हमें बेच रही है, तो वही आलू घर पे भी चिप्स अगर बना के खाएगी गवर्नमेंट, सॉरी हमारी पब्लिक, तो वो उसको 2 रुपए में 3 रुपए में तैयार होने वाला है। तो इस तरीके से एफएमसीजी सेक्टर के अंदर लिस्ट इफेक्टिव हो सकता है, बट उसके अंदर अल्टरेशन जरूर रहेगी। उसके अंदर हमारी पब्लिक को भी समझना होगा कि इस कंडीशन के अंदर हम कैसे इसको तरीके से मॉड्यूलेट नेचर में जा सकते हैं, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज को बेशक फर्क पड़ जाए, बट आम जनता के पास ऑप्शंस रहेंगे कि हमें कैसे करना है। अब एक कोल्ड ड्रिंक, आप एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। एक कोल्ड ड्रिंक जो है वो 20 रुपए की पी रहा है, तो वो जी। एक नींबू लिम्का जो पी रहा है वो 1 रुपए के नींबू से भी एक गिलास नींबू पानी बना के पी सकता है। तो उसका अल्टरनेट तो जनता को देखना ही पड़ेगा। मल्टीनेशनल कंपनीज को इफेक्ट पड़ सकता है, बट जनता को लीस्ट इफेक्ट पड़ेगा जी। एफएमसीजी सेक्टर के अंदर, अगर वो उसको थोड़ा सा अल्टरेशन मोड पे लेके चलती है। जी, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं इससे जनता के पास जो एक ऑल्टरनेट भी है, आप कोई और ऑल्टरनेट देख सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपने दिया है यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक का, तो ऐसे में नींबू पानी आप ले सकते हैं, या इसके अलावा भी कई ऑल्टरनेटिव्स आपने बताए हैं। लेकिन देखते हैं सर कि अब आने वाले जो भविष्य में किस तरह की स्थिति इस समय बनती है, किस तरीके से असर पड़ता है भारत पर खास तौर पर। लेकिन फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े और कीमती वक्त आपने हमें दिया है। तो जैसे कि हमने आज सुनील अनेजा जी से बातचीत की और जाना कि इस समय जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देशवासियों से अपील की गई है कि 1 साल तक सोना ना खरीदे, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम से कम करें, लेकिन भविष्य में किस तरह की स्थिति बनेगी, क्या सिचुएशन और भी ज्यादा क्रिटिकल होगी, ये देखना होगा। लेकिन मोदी सरकार की तरफ से बैठकों का दौर भी अब शुरू होने वाला है और एक प्लानिंग प्लॉटिंग स्ट्रैटेजी यहां पर तैयार की जाएगी कि किस तरीके से भविष्य में आने वाली परेशानियों से निपटा जा सके। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खास चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए MH1 न्यूज़। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।